नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन में आज बात होगी इफ्तार पर बीएचयू में छिड़े बवाल की। शिक्षा क्षेत्र में मनमोहन से पीछे छूटी मोदी सरकार की। देखेंगे कि असम पहुंचे पीएम के दावों पर क्यों उठ रहे हैं सवाल। मायावती ने अखिलेश यादव को लेकर क्या किया ऐलान। बात करेंगे कांग्रेस में हो रहे बदलावों की, बीजेपी और लेफ्ट के रिश्तों पर कांग्रेस के सवालों की, और बुलेटिन के आखिर में बात कलाकारों से घर खाली कराने में जुटी मोदी सरकार की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी में लाउडस्पीकर विवाद पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का तंज। कहा, योगी सरकार ने धर्मस्थलों से उतारे गए लाउडस्पीकर की संख्या तो बता दी, लेकिन ये कब बताएगी कि कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया। लाउडस्पीकर विवाद पर महाराष्ट्र की नासिक पुलिस ने वापस लिया आदेश। पहले अजान से 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक भजन गाने पर लगाई थी रोक का आदेश हुआ वापस। पंजाब में बिजली कटौती पर कांग्रेस ने आप को घेरा। नवजोत सिंह सिद्धू का तंज, एक मौका आपको, ना दिन में बिजली ना रात को। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजव वडिक बोले, फ्री को छोड़ो बिजली तो दो। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 702 अंकों की तेजी के साथ 57,521 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 207 अंकों की तेजी के साथ 17,245 अंक पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश में इस समय धर्म को लेकर जमकर सियासत हो रही है। ये सियासत संसद से लेकर सड़क तक और धर्मस्थल से लेकर विश्वविद्यालय तक चल रही है। यूपी में शिक्षा का केंद्र माने जाने वाले बीएचयू में भी अब धर्म को लेकर बवाल मचा हुआ है। मुद्दा इफ्तार का था, लेकिन अब इसमें भी राजनीति ने हिंदू मुस्लिम ढूंढ लिया है। तो आखिर इफ्तार की दावत से किसे हो रही है परेशानी, देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी राज में देश की तस्वीर ही बदल रही है। जिस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई का नारा दिया जाता था, एक दूसरे के लिए मरने मिटने को तैयार होते थे, आज वही लोग झगड़ते नजर आ रहे हैं। खासकर हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच नफरत की खाई पैदा हो गई है और एक दूसरे की धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। देश में पिछले कुछ दिनों से दो समुदायों के बीच टकराव की खबरें आ रही हैं, पर देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि सर्वधर्म सद्भाव का पाठ पढ़ाने वाले शिक्षा के मंदिर भी इस आग की चपेट में आ चुके हैं। और ऐसा ही कुछ इस वक्त हो रहा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, जहां एक इफ्तार पार्टी को लेकर बवाल शुरू हो गया है और छात्रों ने अपना विरोध दर्ज कराया है। बता दें कि ये इफ्तार पार्टी कुलपति ने महिला महाविद्यालय में दी थी और जैसे ही इसकी जानकारी छात्रों को मिली, देर रात कुलपति आवास के सामने छात्रों ने इसका विरोध किया। इतना ही नहीं, उनका पुतला भी फूका और एक नई परंपरा शुरू करने का आरोप लगाते हुए उनके विरोध के नारे लगाए। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय में पिछले 5 साल से इफ्तार का आयोजन नहीं हुआ, पहली बार इसका आयोजन हुआ। ऐसा करके विश्वविद्यालय को मजहबी रंग देने का प्रयास हो रहा है। अब छात्रों के इस छोटे से मामले को इतना तूल देने से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर किस तरह से कट्टरवादी सोच पनप चुकी है। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी छात्रों के बीच झड़प की खबरें सामने आई थी। अब देश में लगातार इस तरह की घटनाओं को देखकर कहा जा सकता है कि देश का भविष्य खतरे में है। शिक्षा में धर्म तो आ गया, लेकिन शिक्षा कहाँ है? बेहतर शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल खोलने पड़ेंगे, शिक्षकों की भर्ती करनी होगी, और इस मामले में मोदी सरकार लगातार पिछड़ती दिख रही है। सरकार भले ही दावे करती रहे कि 8 साल में देश में शिक्षा का स्तर सुधरा है, नए स्कूल कॉलेज बने हैं, लेकिन जब आईटीआर से इसकी जानकारी मांगी जाती है तो मोदी सरकार के काम की पोल खुल जाती है। तो क्या हुआ, आरटीआई में खुलासा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी दावा करते हैं कि उनके नेतृत्व में भारत तेजी से विकास कर रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य में सरकार ने जबरदस्त काम किया है, लेकिन जब एक आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी गई कि मोदी सरकार के कार्यकाल में कितने केंद्रीय विद्यालयों का निर्माण किया गया है और इससे पहले की मनमोहन सिंह की सरकार में शुरुआत 8 साल में कितने विद्यालय खोले गए, इसका जवाब चौंकाने वाला है। बताया गया है कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में औसतन हर साल 25 केंद्रीय विद्यालय बने, जबकि मोदी सरकार में ये संख्या घटकर 20 के करीब रह गई। मोदी सरकार के 8 सालों में 159 केंद्रीय विद्यालय बनाए गए थे, जबकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शुरुआती 8 वर्षों में 202 स्कूल शुरू किए गए।
केंद्रीय विद्यालय छात्रों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए जाना जाता है। इसके लिए लोग अपने बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ाने की इच्छा रखते हैं। मोदी सरकार दावे तो करती है कि लगातार नए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोले जा रहे हैं, जिससे हर बच्चे तक शिक्षा की पहुंच हो। लेकिन जब आंकड़े सामने आते हैं तो सच्चाई भी सामने आ जाती है। केंद्रीय विद्यालयों में पहले सांसद कोटे से 10 छात्रों का एडमिशन होता था, जिस पर आपत्ति जताते हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने मार्च 2022 में लोकसभा में कहा था, 10 सीटों का कोटा बहुत कम है। सरकार या तो इसे बढ़ाकर 50 करे या इसे पूरी तरह से खत्म कर दे। सरकार ने दूसरे विकल्प को चुना और सांसद कोटा ही खत्म कर दिया गया। मोदी सरकार बात तो 70 साल की करती है, लेकिन मुकाबला मनमोहन सिंह से शुरुआती 8 साल का भी नहीं कर पाती। लेकिन दावे जरूर बड़े बड़े करती है। आज पीएम मोदी असम में थे, विकास और सुरक्षा को लेकर रैली भी की। लेकिन पीएम ने असम में जो दावे किए उन पर सवाल उठ रहे हैं। क्या कहा पीएम ने, जिस पर उठ रहे हैं सवाल? देखते हैं ये रिपोर्ट। जब देश सांप्रदायिकता की आग में झुलस रहा है, हर तरफ से टकराव की खबरें सामने आ रही हैं। उस दौरान पीएम मोदी का ये कहना कि आज पूरे देश में अशांति और अराजकता का समाधान किया जा रहा है, तो ये बयान अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। पीएम मोदी ने असम के दीफू में ये बात कही है, जहां उन्होंने शांति, सद्भाव और विकास रैली को संबोधित किया। लंबे वक्त से विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा था कि पीएम मोदी देश में बढ़ती अशांति और दो समुदायों के बीच बढ़ती टकराव की घटनाओं और नफरत की राजनीति पर अपनी चुप्पी तोड़ें और इन घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएं। लेकिन यहाँ तो गंगा उल्टी ही बह रही है। पीएम मोदी को लगता है कि देश में शांति है और देश विकास कर रहा है, जबकि यूपी, एमपी, गुजरात और दिल्ली में अराजकता फैली हुई है। धर्म के नाम पर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। एक खास समुदाय को टारगेट करके उनसे उनके हक छीने जा रहे हैं। कभी हिजाब के नाम पर, तो कभी हलाल के नाम पर, तो कभी अजान के नाम पर उन्हें डराया जा रहा है। आज अल्पसंख्यक समुदाय खुद को भारत में असुरक्षित महसूस कर रहा है। अमेरिका की एक रिपोर्ट में भी ये दावा किया जा रहा है कि भारत में लोगों से धार्मिक आजादी छीनी जा रही है और भारत को विशेष चिंता वाले देशों की लिस्ट में शामिल करने की मांग की गई है। देश में इस वक्त अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जैसे हिंदू संगठनों को गुंडागर्दी का लाइसेंस दे दिया गया है। हर तरफ नफरत और ध्रुवीकरण का बोलबाला है। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में ये माना गया कि 2014 के बाद से भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में पीएम मोदी का ये कहना कि देश में अशांति और अराजकता का समाधान किया जा रहा है काफी हास्यास्पद है। अब पीएम मोदी के इस बयान पर विपक्ष क्या कहता है, ये देखना दिलचस्प होगा। शांति और सुरक्षा में विकास होता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके लिए ईमानदार कोशिश की जरूरत होती है, जिसे लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर सवाल उठाता रहा है। दूसरी ओर सवाल बीएसपी चीफ मायावती पर भी उठ रहे थे कि उन्होंने विधानसभा चुनावों में बीजेपी की मदद की है, जिससे यूपी में योगी सरकार बनी है। लेकिन आज मायावती ने उल्टा सपा पर ही आरोप जड़ दिया है और ये भी साफ कर दिया है कि उनकी नजर कहां पर है। यूपी विधानसभा चुनाव में इस बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती की सक्रियता को लेकर अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका गांधी ने मायावती पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इन आरोपों में ये भी कहा गया था कि मायावती बीजेपी की बी टीम है, इसलिए उन्होंने ये चुनाव उस तरह से नहीं लड़ा जिसके लिए वो जानी जाती हैं। सपा चीफ अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि मायावती को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, इसलिए उन्हें अब प्रदेश की राजनीति में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज सपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब समाजवादी पार्टी कभी सत्ता में आने वाली नहीं है और अखिलेश यादव खुद विदेश भागने की फिराक में हैं। साथ ही मायावती ने ये भी कह दिया कि उनका सपना राष्ट्रपति बनने का नहीं है, वो पीएम और सीएम बनने का सपना देख सकती हैं। वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में हैं और रहेंगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में बयान जारी करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी उनके बारे में अफवाह फैला रही है। उन्हें राष्ट्रपति नहीं, सीएम और पीएम बनना है। मायावती ने सीधे अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि सपा के कारण ही भाजपा सत्ता में आई, क्योंकि सपा के कारण पूरा चुनाव ध्रुवीकरण पर हो गया। मायावती ने कहा कि मुस्लिम दलितों के वोट में काफी ताकत है, ये लोग जुड़ जाएं तो मुझे सीएम बना सकते हैं। मायावती ने कहा कि प्रदेश का मुसलमान समाजवादी पार्टी से बेहद नाराज है, ऐसे में वो उनके साथ जुड़ने वाला नहीं है। अपने इस बयान से मायावती ने ये बताने की कोशिश की है कि वो मुस्लिम समाज की बड़ी नेता हैं। इसके साथ ही मायावती ने कहा कि रमजान के महीने में बिजली कटौती हो रही है, जो ठीक नहीं है। सरकार को इस बारे में व्यवस्था करनी चाहिए। मायावती ने जो दावे किए, लगता नहीं है कि निकट भविष्य में संभव हो पाएगा। यूपी में चुनाव 5 साल बाद होंगे और बीएसपी की स्थिति ऐसी नहीं है कि लोकसभा में वो बहुमत के आसपास भी पहुंच पाए।
बीएसपी भले ही सत्ता से दूर दिख रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए सत्ता पाने का मौका जरूर बन रहा है। सोनिया गांधी इस समय पार्टी के प्रदेश नेतृत्व में लगातार बदलाव कर रही हैं। बीते दिन हरियाणा और हिमाचल में पार्टी संगठन में बदलाव हुआ था, आज मध्य प्रदेश का नंबर लग गया। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों से हताश हुई कांग्रेस ने अभी से आगामी चुनावों की तैयारी तेज कर दी है, जिसके लिए वो हर राज्य में अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है, साथ ही अपनी कमियों पर भी काम कर रही है। इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि कांग्रेस इस बार हर राज्य में एक अलग रणनीति के तहत चुनावी अभियान में जुट गई है। किसी प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष बदला जा रहा है तो कहीं नेता प्रतिपक्ष ही बदल दिया गया। और अब 2018 में मध्य प्रदेश की सत्ता में आने के बाद भी सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस ने प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत आज राज्य में नेता प्रतिपक्ष बदल दिया गया और नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह को सौंपी गई है। आपको बता दें कि गोविंद सिंह 7वीं बार के विधायक हैं। वहीं पहले से ये पद पूर्व सीएम कमलनाथ के पास था, लेकिन अब उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। गौरतलब है कि पूर्व सीएम के पास प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों पद थे। ऐसे में अब उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है और इस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोहर लगा दी है। लंबे समय से इस पर मंथन जारी था कि आला कमान इस गुत्थी को कैसे सुलझाएं और आखिरकार इसका हल मिल गया है। कयास ये भी थे कि कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं, तो ये पद किसे दिया जाएगा? कांग्रेस हाईकमान के सामने बड़ी चुनौती थी, क्योंकि कमलनाथ का प्रदेश में अच्छा दबदबा है। ऐसे में अगर प्रदेश अध्यक्ष अगर किसी और को बनाया गया तो प्रदेश में एक बार फिर गुटबाजी तेज होने का खतरा था। लेकिन अब कांग्रेस की ये मुश्किल खत्म हो गई है। सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं, कांग्रेस हर राज्य में बहुत ही सोच विचार के बाद कोई फैसला ले रही है और ये हिमाचल में भी देखने को मिला, जहां हाईकमान ने एक बार फिर पूर्व सीएम वीरभद्र के करीबी और पुराने नेताओं पर भरोसा जताया है, जिनमें सबसे ऊपर नाम है हर्ष महाजन का। हाईकमान ने चंबा से संबंध रखने वाले हर्ष महाजन को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है। ऐसा करके कांग्रेस ने जातीय समीकरण भी साधा है। कांग्रेस से ओबीसी नेता पवन काजल को दूसरा वर्किंग प्रेसिडेंट बनाकर इस वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया गया है। सिरमौर के विनय कुमार एससी समुदाय से संबंध रखते हैं। पूर्व वीरभद्र सरकार में विनय कुमार सीपीएस यानी मुख्य संसदीय सचिव रहे हैं। चौथा वर्किंग प्रेसिडेंट पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को पटकनी देने वाले राजेंद्र राणा को बनाया गया है। ब्राह्मण समुदाय से मुकेश अग्निहोत्री को कांग्रेस विधायक दल का नेता बनाए रखने का निर्णय जातीय समीकरण को और संतुलित करता है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की ये नई रणनीति उसे कितना फायदा पहुंचाती है। कमलनाथ के पास अब एक जिम्मेदारी रहेगी, वो एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे। उम्मीद है 1.5 साल बाद पार्टी उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़े। एमपी में 1.5 साल बाद चुनाव हैं तो गुजरात में चुनाव 6 महीने बाद ही होना है, जहां सभी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। राइट और लेफ्ट दोनों के निशाने पर गुजरात है, लेकिन इस बीच कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी और लेफ्ट एक साथ आ गए हैं। तो क्यों कांग्रेस लगा रही है लेफ्ट पर ये आरोप? देखते हैं ये रिपोर्ट। देश के विकास की सही तस्वीर गुजरात के बड़े उद्योगों में दिखती है या फिर केरल की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में? जनता के लिए कौन सा केरल या गुजरात, कौन सा मॉडल बेहतर है? इन सवालों पर अक्सर चर्चा होती है। केरल में सत्तारूढ़ सीपीएम अक्सर बीजेपी को उसकी सांप्रदायिक रणनीतियों के लिए घेरती है, लेकिन अब केरल सरकार की एक टीम मोदी जी के गुजरात मॉडल का अध्ययन करने जाने वाली है, यानी माकपा और भाजपा की नई शुरुआत होने वाली है, जिस पर केरल और गुजरात दोनों जगह विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने तंज कसा है। दरअसल केरल सरकार ई गवर्नेंस और केरल के लिए डैशबोर्ड सिस्टम का अध्ययन करने के लिए मुख्य सचिव वीपी जॉइन के नेतृत्व में 2 सदस्यों की टीम को 3 दिनों के लिए गुजरात भेज रही है। राज्य विधानमंडल के विपक्षी नेता वीडी सतीसन ने केरल सरकार के इस फैसले की निंदा की है और बीजेपी के साथ पी विजयन सरकार के जुड़ाव पर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता सतीसन ने एक संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पर हमला बोलते हुए कहा कि केरल के मुख्यमंत्री का मानना है कि भाजपा शासित गुजरात में सुशासन हो रहा है। विजयन ने अब अपने मुख्य सचिव को वहां सुशासन के मॉडल के बारे में अध्ययन करने के लिए भेजा है। सतीसन ने तंज भी कसा कि क्या विजयन दिल्ली जाकर पीएम मोदी से सुशासन सीखेंगे। सतीसन ने कहा कि केरल की माकपा सरकार दिन में बीजेपी का विरोध करती है और रात को बीजेपी की दोस्त बन जाती है। वहीं केरल कांग्रेस अध्यक्ष के सुधाकरन ने सीपीएम सरकार के इस कदम का विरोध
किया है। सुधाकरन का मानना है कि केरल में कांग्रेस को खत्म करने के लिए बीजेपी और सीपीएम एक हो रहे हैं। वहीं सीपीएम से 2009 में बाहर किए गए बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एपी अब्दुल्ला कुट्टी का कहना है कि विजयन सरकार को अधिकारियों का एक दल यूपी भी भेजना चाहिए ताकि सरकारी बसों के संचालन का तरीका सीख सके। खैर, केरल ने गुजरात मॉडल का रुख किया है तो अब सलाह और तंज दोनों मिलेंगे। देखना होगा कि विजयन सरकार इनका क्या जवाब देती है। वैसे विजयन सरकार के इस फैसले से लेफ्ट और बीजेपी दोनों साथ आते दिख रहे हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात कलाकारों पर मोदी सरकार की कार्रवाई की। मोदी सरकार की नीतियों को लेकर अक्सर देश की जनता मुखालफत करती है। सरकार ऐसे कई फैसले लेती है जिसका विरोध होता है। वहीं अब केंद्र सरकार एशियाड गांव में कलाकारों को किराए पर आवंटित किए गए सरकारी बंगले को खाली करा रही है, जिसका भी विरोध किया जा रहा है। यहां तक कि ओडिसी नृत्य कलाकार गुरु मायाधर राउत की बेटी ने तो ऐसी बात बोल दी है जिससे सरकार की सच्चाई सामने आ गई है। देश में कलाकारों का सम्मान किया जाता है, उन्हें पुरस्कारों से नवाजा जाता है, लेकिन मोदी सरकार के राज में देश का मान बढ़ाने वाले कलाकारों को अपमानित किया जा रहा है। यहां तक कि उन्हें बेघर होने पर मजबूर किया जा रहा है। दरअसल केंद्र सरकार ने एशियाड गांव में कलाकारों को किराए पर आवंटित किए गए सरकारी बंगलों को खाली कराना शुरू कर दिया है। इनमें से कई पद्म और संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार प्राप्त लोगों के नाम शामिल हैं। इन्हीं लोगों में 91 साल की ओडिसी नृत्य कलाकार गुरु मायाधर राउत भी शामिल हैं, जिन्हें 2010 में राष्ट्रपति की ओर से ओडिसी नृत्य को शासकीय संगीत का दर्जा दिलाने में अहम भूमिका निभाने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। लेकिन सरकार इन्हें घर से बाहर करने जा रही है। इसे लेकर केंद्र की मुखालफत हो रही है। गुरु मायाधर राउत की बेटी और ओडिसी नृत्यांगना मधुमिता राउत ने कहा कि हम लोग दोपहर का खाना खा रहे थे जब सभी अधिकारी घर पर आ गए। आज मुझे काफी अधिक दुख हुआ है। ये एक ऐसे नर्तक हैं जिन्होंने देश के कुछ सबसे प्रसिद्ध कलाकारों जैसे सोनल मानसिंह और राधा रेड्डी को प्रशिक्षित किया है और आप इनके साथ इस क्रूरता के साथ पेश आते हैं। वो लगभग 50 सालों से दिल्ली में रह रहे हैं और देश के किसी भी कोने में उनके पास एक टुकड़ा भी जमीन नहीं है। उन्हें इस तरीके से अपमानित करके नहीं निकाला जाना चाहिए था। मधुमिता राउत ने ये बयान देकर मोदी सरकार की सच्चाई को उजागर किया है। सरकार की इसी बेरुखी के खिलाफ अब कलाकार आवाज तो उठाएंगे ही, यहाँ तक कि कई कलाकार तो केंद्र के फैसले के बाद कोर्ट जा पहुंचे। अब देखना होगा कि कोर्ट क्या फैसला लेगा। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।